हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं और आज हम करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक स्टार्ट करते ही हम लगभग अपने सिलेबस का जो केमिस्ट्री पार्ट हमारा टीजीटी का मिशन में आने वाला है उसका हमने 30% जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। राइट। तो अच्छे से ध्यान से कीजिए। बहुत ईजी है सारा कुछ, बस आप अगर आप कंटिन्यूटी में रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम क्या क्या देखेंगे। ग्रुप वन एलिमेंट्स, occurrence and electronic configuration, some important compounds. Group second element, occurrence and electronic configuration, industrial use of lime and limestone. तो सबसे पहले the component in the long form of periodic table have been partitioned into 4 blocks in a particular S P D F blocks. ये तो हमें पहले से बात पता है। The elements of group of first and second have their last electron enters in the s orbital, thus they are called the s block elements. अगर आपको periodic table याद है तो उस तरीके से आपको याद है कि हमारा जितने भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic tables, अगर हम लंबाई में बात करें लॉन्ग फॉर्म के अंदर, तो टेबल हैव बीन पार्टीशन्ड इन 4 ब्लॉक्स। तो हमने टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं और उनको हमने 4 नाम दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन और सेकंड, जो एलिमेंट्स आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर सेकंड में आते हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। और मीन्स यही हुआ कि एस ब्लॉक एलिमेंट में वही एलिमेंट आएंगे जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाए। राइट। आगे बात करते हैं। तो ग्रुप वन एलिमेंट, अक्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात डिस्कस कर लें। कौन कौन आते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमारा एक ग्रुप फर्स्ट है और एक ग्रुप सेकंड है ना। तो ये फर्स्ट है, फिर दूसरा आएगा सेकंड ए। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि फर्स्ट ग्रुप में आपका लिथियम आएगा, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। ये थोड़े याद रखने वाली बात है कि लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटाशियम का 19 है, रुबीडियम का 37 है एटॉमिक नंबर, सीजियम का 55 है और फ्रांसियम का 87 है। दीज एलिमेंट बिकॉज ऑफ द हाईली एल्कलाइन नेचर ऑफ देयर वाटर soluble हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज ए एल्कली मेटल्स। तो इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द हाईली एल्कलाइन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, हाईली एल्कलाइन नेचर है ऑफ देयर वाटर soluble हाइड्रोक्साइड्स, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ द एल्कली मेटल्स इन फेयरली कॉमन इन नेचर। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो नेचर के अंदर आपको मिल जाते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम आर दी मोस्ट एविडेंट एल्कली मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले हमें हमारे पास ग्रुप फर्स्ट में सोडियम और पोटाशियम है, जो आपको ऐसे एल्कली मेटल है जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे ईजिली। रुबीडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट, जिसमें से रुबीडियम और जो सीजियम में बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। फ्रांसियम बीइंग रेडियो एक्टिव इज़ फाउंड ओनली इन द ट्रेस अमाउंट। तो ये याद रखने वाली है, जो फ्रांसियम है वो कैसा है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये हमें कहाँ मिलेगा, ओनली इन ट्रेस अमाउंट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एल्कली मेटल इज नोबल गैस। तो नोबल गैस की जैसे होती है, यानी कि NS1, तो उसमें जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। तो n इज इक्वल टू 2 to 7, तो जो n नंबर है वो आपका 2 से लेकर 7 तक हो सकता है। राइट। आगे बात करते हैं जनरल ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की। एल्कली मेटल आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन डायरेक्शन में जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो एल्कली मेटल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज। तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है वो जब आप ग्रुप में फर्स्ट से नीचे की तरफ डाउन की तरफ जाओगे तो वो इंक्रीज होगा। देयरफॉर दे आर रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट एम पॉजिटिव आइन। तो
इनमें से वो इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा और ये कैसे हो जाएंगे, मोनोवेलेंट हो जाएंगे, एम पॉजिटिव। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर लार्जेस्ट इन दी रिस्पेक्टिव पीरियड एंड इंक्रीज हैज़ बी मूव डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक और जो इनकी आयनिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होती है इस पीरियड की, और जैसे जैसे नीचे आप चलते ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ डाउन की तरफ जाओगे तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी। लो डेंसिटी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर ड्यू टू देयर लार्ज साइज़, और इनकी जो डेंसिटी लो होने का रीज़न क्या एल्कली मेटल का, इनका साइज़ का बड़ा होना। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एल्कली मेटल की वो बहुत कम होती है, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे वे और भी कम होती जाएगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये तो थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। जैसे जैसे आयनिक साइज बढ़ता जाएगा और ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटाशियम, उससे कम रूबीडियम, उसके बाद सीजियम। नेक्स्ट बात करते हैं, मोबिलिटी ऑफ देयर कैटाइन्स इन एक्वस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन ड्यू टू दी पुअर हाइड्रेशन। तो मोबिलिटी कैटाइन्स की एक्वस मीडियम के अंदर डायरेक्टली किस बात पर किसकी प्रोपोर्शनल होती है, साइज ऑफ द कैटाइन ड्यू टू देयर पुअर हाइड्रेशन। तो सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की, उससे ज़्यादा सोडियम की, उससे ज़्यादा पोटाशियम की, रूबिडियम की। जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हो तो मोबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। याद भी याद रखने वाली बात है कि जो कैटाइन की जो मोबिलिटी है जब आप ग्रुप में डाउन टू ग्रुप चलोगे तो वो वर्ड इंक्रीज़ होगी। एल्कली मेटल गिव फ्लेम टेस्ट, द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। Cesium and potassium are used as a semiconductor due to their low ionization enthalpy। तो ये याद रखने वाली कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं, और कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की रेडिएशन वो इमिट करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है फ्लेम का कलर क्या होगा। सीजियम एंड पोटाशियम आर यूज टू सेमी कंडक्टर, ये एज ए यूज़ होते हैं सेमी कंडक्टर ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इसलिए सीजियम और पोटाशियम को यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर की फॉर्म में। Alkali metals are strong reducing agent and down the group their reducing nature increases। जो alkali metal होते हैं ये यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में, और जैसे जैसे ग्रुप में आप डाउन की तरफ जाओगे जो रिड्यूसिंग नेचर है वो बढ़ता जाएगा। एल्कली मेटल कंपाउंड आर मोस्ट आयनिक इन नेचर एंड डाउन द ग्रुप आयनिक नेचर इंक्रीज। तो एल्कली मेटल आयनिक नेचर के होते हैं, और जब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो आयनिक नेचर इंक्रीज होगा। एल्कली मेटल ऑक्सीडाइज आर मोर बेसिक इन नेचर एंड डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इनकी, तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। मेटालिक कलेक्टर ऑफ द एल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन द मूविंग डाउन द अर्थ मेटालिक। तो इस तरीके से आपने देखा जो रिड्यूसिंग नेचर है वो भी डाउन टू अर्थ बढ़ता है, उसके बाद आयनिक नेचर है वो भी आप ग्रुप में डाउन की तरफ जाओगे बढ़ेगा, उसके बाद बेसिक करेक्टर है वो भी बढ़ता है, और उसके बाद जो मेटालिक करेक्टर है वो भी जब आप मूव करोगे अप से डाउन की तरफ तो वो भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ट्रेंड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी आउट की, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नंबर 1, विद ऑक्सीजन एल्कली मेटल फॉर्म ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, यानी कि एल्कली जो हमारे पास मेटल्स हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल जैसे लिथियम है, सोडियम है ना, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। तो जब ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनेंगे, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, और इनको थोड़ा सा आप कॉपी पर अच्छे से राइट डाउन करके अच्छे से ध्यान से देखें कि ये क्या बातें हो रही हैं डिस्कस, राइट। तो आगे चलते हैं। सेकंड आ गया, वाटर रेडिली ऑक्साइड एल्कली मेटल्स थ्रू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ मेटल हमारे पास, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या बना रही है, कोई भी एल्कली मेटल, एम का मीन यहाँ पर क्या लिया है, कोई भी एल्कली मेटल है आपके पास तो वो आपके पास ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रही है। एल्कली मेटल रेडिली रिएक्ट विद द हेलोजेंस टू फॉर्म एमएक्स टाइप ऑफ द हैलाइड्स। तो जब भी कभी कोई भी एल्कली मेटल रिएक्ट करेगी किसी भी हेलोजन के साथ तो वो हैलाइड्स फॉर्मेशन करेगी। दीज आर मेनली आयनिक कंपाउंड्स हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे आपने एग्जांपल में देखा कि ये हमारे कोई भी एल्कली मेटल है उसको अगर आपने किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास 2mx, यानी वेयर जो हमारा M है वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम हो सकता है, और जो हमारा X है वो कोई भी हेलोजन
ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये भी बात हमें याद रखने वाली बात है कि जो हमारे हेलोजन है उनमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी एल्कली मेटल डिजॉल्व इन द लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। तो वो ब्लू कलर देती है जब कोई भी लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करे। तो कोई भी हमारे पास एल्कली मेटल है, जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें ये क्या देगी, ब्लू कलर का सोल्यूशन देगी जो कंडक्टिंग नेचर का होगा। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू दी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्यों हो रहा है, जो अमोनिएटेड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कई बार ये रीज़न पूछा जाता है। तो जो ये ब्लू कलर आया है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है। अब हम देख लेते हैं यूजेस क्या है हमारे पास एल्कली मेटल्स का। लिथियम मेटल इज़ यूज टू मेक यूजफुल एलॉयज। सबसे बड़ी बात, लिथियम मेटल का यूज़ हम करते हैं एलॉय बनाने में, विच लीड टू दी मेक वाइट मेटल बियरिंग मोर मोटर इंजन्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तो इससे क्या बनाते हैं हम, लीड टू वाइट मेटल बनाते हैं जिसका काम मोटर इंजन्स के अंदर और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। सोडियम इज यूज टू मेक अ सोडियम और लेड एलॉय नीडेड टू मेक PbEt4 और PbMe4, ये बनाने में हेल्प करता है सोडियम। द organolead compound were organolead compounds were earlier used as a anti-knock additives to petrol, but nowadays it is banned. Liquid sodium metal is used to coolant in fast breeder nuclear reactors। तो वहाँ पर ये कूलेंट की तरह काम कर रहा है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप। तो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज़ हम सॉफ्ट सोप्स बनाने में हेल्प करते हैं। सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइजिंग प्रोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, और सीजियम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। तो ये हमने चीज़ें देखी। अब आगे बात करते हैं एनानोमलस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम। लिथियम ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज लाइक मैग्नीशियम and high polarizing power, that is charge radius ratio like magnesium, exhibits some property which are different from those of their other member of the first group but similar to that of the magnesium present diagonally in the next group, that is second group। diagonally relationship होता है जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ में जो सेकंड ग्रुप है, तो माना कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप में अपने सामने वाले के बजाय अपने से डायगोनल पोजीशन में जो एलिमेंट होगा उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी शो करता है, राइट। तो लिथियम ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, छोटा साइज होने के साथ जैसे मैग्नीशियम का होता है, एंड हाई पोलराइजिंग पावर जैसी चार्ज के मामले में, रेडियस रेशियो के मामले में, एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो वो बिल्कुल डिफरेंट है बट सिमिलर, लेकिन वो सिमिलर होता है किनके साथ, दैट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट डायगोनली इन दी नेक्स्ट ग्रुप। तो जो मैग्नीशियम है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, एलिमेंट है, राइट। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, द प्रॉपर्टी शोइंग सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट प्रेजेंट डायगोनली अपोजिट इन द नेक्स्ट ग्रुप। जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका डायगोनली अपोजिट हो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। ये आप तब सब शोज कर समझ सकते हो जैसे आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखें और उसमें जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखो तो लिथियम और लिथियम के डायगोनल कौन है, मैग्नीशियम, तो उसको चेक आउट करें आप। दीज प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। सबसे बड़ी बात, जो एल्कली मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एक्सेप्ट लिथियम। तो लिथियम के सिवाय ये, मतलब सिर्फ लिथियम ही ऐसी है, उसको छोड़ के कोई भी एल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, लिथियम नाइट्राइड। लिथियम मेटल इज यूज्ड एज ए स्कैवेंजर इन metallurgy to remove oxygen and nitrogen gases, राइट। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्कली मेटल कार्बोनेट, नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्साइड डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग इनटू द ऑक्साइड एक्सेप्ट लिथियम। अगर एल्कली मेटल के बने हुए कार्बोनेट्स हैं या नाइट्रेट हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते थ्रू हीटिंग, बट जो लिथियम वाले हैं वो हो जाते हैं। तो NaOH को हीट करो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लिथियम हाइड्रोक्साइड को करो तो वो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हमें दी हुई है। हमारे पास ये Na2CO3 से गर्म किया कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन Li2CO3 को गर्म किया तो हमारे पास Li2O प्लस CO2 मिल गई, राइट। उसके बाद जैसे LiNO3 है हीट किया तो Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2 मिल गया। फिर 2NaNO2 को हमने किया तो हमारे पास 2NaNO2 प्लस O2 मिला। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड
lithium chloride are diliquescent and crystallize has their hydrates LiCl.2H2O plus MgCl2.2H2. Both lithium and magnesium are harder and have a higher melting point than the other metal in the respective groups. तो ये भी याद रखने वाली बात है कि लिथियम और मैग्नीशियम एक तो हार्डर होते हैं काफ़ी, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा है बाकी सभी से। ठीक, किसका? लिथियम और मैग्नीशियम का। अब आगे बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट कह सकते हो उसको, रॉक साल्ट कह सकते हो। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? NaCl इन्वॉल्व इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर विच कंटेन्स 2.7 to 7.9% of this salt to obtain crude salt. Nowadays salt is produced by some other sources such as brine wells and salt lakes, वहाँ से बना सकते हैं, है ना, जिसे हम नमक कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर। प्योर NaCl इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक बट समटाइम इट शो हाइग्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हैज़ एन इम्प्योरिटी। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, और ये आपको पता ही है NaCl। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, पहले एक तो हमने सोडियम क्लोराइड को देख लिया, मेन हमारा जो है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा से कहते हैं, और NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड अप ऑफ कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन कास्टर कैलनर सेल और मर्करी कैथोड सेल। अगर आप सोडियम क्लोराइड का NaCl को जब हम कास्टर कैलनर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिसीव होता है, कास्टिक सोडा मिलता है। तो कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Hg पारे के साथ, तो ये बना लेगा एमलगम NaHg। तो कई बार ये डायरेक्ट एमलगम का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो वो क्या होता है NaHg। और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है? वहाँ पे क्लोराइड आयन जाएंगे हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ बाई प्रोडक्ट। द एमलगम इज ट्रीटेड विद द वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो 2Na जो हमारा अमलगम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा प्लस 2Hg प्लस H2। प्रॉपर्टी क्या है? सम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड एंड डेलिक्विसेंट in on exposure to atmosphere it absorb moisture and CO2, 2NaOH plus CO2 giving you Na2CO3H2. It is a strong alkali, so react with acid and acid oxides and get the amphoteric oxide to form their corresponding salt. Non-metal like halogen, phosphorus, sulfur, silicon, boron are attacked by NaOH. तो इन सब के ऊपर ये NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. It react with metal like zinc, aluminium, silicon, lead in and evolve hydrogen gas. तो जैसे जिंक के साथ ये रिएक्ट कर सकता है NaOH, और हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है. तीसरा इंपॉर्टेंट हम कंपोनेंट देखते हैं जो हमारे पास कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा कह सकते हो, Na2CO3.10H2। तो ये है सोडियम कार्बोनेट, ऐसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। कई बार नॉर्मली एग्जाम ऐसे पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो प्रिपरेशन की बात करें तो जो सोडियम कार्बोनेट है इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसमें क्या होता है? अमोनिया की रिएक्शन वाटर और CO2 से करवाएंगे तो हमारे पास NH4 अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम कार्बोनेट था, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो ये तो था अमोनियम कार्बोनेट और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या है कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर देता है साथ में। प्रॉपर्टी की बात कर लें तो इट इज़ soluble in water with the evolution of considerable amount of heat. The solution is alkaline in nature due to the hydrolysis. तो एक तो ये वाटर में सॉल्युबल रहेगा और विद द एवोल्यूशन ऑफ कंसिडरेबल और साथ में हीट भी निकलेगी। द सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू दी हाइड्रोलिसिस। तो जो सोल्यूशन है वो एल्कलाइन हो गया क्योंकि इन नेचर ड्यू टू दी हाइड्रोलिसिस के बाद। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर से रिएक्ट करने पर हमें 2NaOH प्लस H2CO3 मिलता है। इट इज़ रेडिली डीकम्पोज्ड बाय एसिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जिसे हम बेकिंग सोडा और NaCO3 भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन दी सॉल्वे अमोनियम सोडा प्रोसेस। तो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने जो पीछे वाला देखा भी हमने सोडियम कार्बोनेट, वो बन रहा था सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस, और ये है सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। और पीछे हमने एक और देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बन रहा था कास्टनर केलर सेल की हेल्प से। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, सॉल्युलेब अमोनिया सोडा प्रोसेस से। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है वो वाटर CO2 और NaCl से रिएक्ट करके क्या बना रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनिया क्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्प्रेंगली soluble in water, it is aqueous solution is alkaline nature due to the hydrolysis। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो अगर बायोलॉजिकली देख रहे हैं तो सोडियम की और पोटाशियम की क्या इंपॉर्टेंस है। सोडियम आयंस आर फाउंड मेनली इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन आउटसाइड द सेल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल्स सब सिग्नल्स। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी याद रखने वाली बात है कि जो सोडियम आयंस है वो मेनली कहाँ मिलते हैं हमें, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर आउटसाइड द सेल सोडियम, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो नर्व सिग्नल्स को की ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर मिलते हैं आउटर सरफेस पे। सोडियम आयंस आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द शुगर एंड अमीनो एसिड्स इनटू द सेल। इसके अलावा ये वाटर के फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं, कहाँ, मेम्ब्रेन के अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर भेजना हो, एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द शुगर एंड अमीनो और शुगर एसिड्स को भी के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। Prolonged sweating result in the sodium ion loss in the sweat, thus it is important that sodium ions are replaced through proper diet। तो जब स्वेटिंग होती है तो सोडियम आयन का काफ़ी पार्ट लॉस हो जाता है, और ये लॉस कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, प्रॉपर डाइट की हेल्प से। पोटाशियम आयन आर द मोस्ट एविडेंट कैटाइंस within the cell fluid where they are active many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP adenosine triphosphate। तो कहते हैं जो पोटाशियम आयंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और इनका काम क्या है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और सबसे बड़ी बात ATP की फॉर्मेशन में, ग्लूकोज से जो ATP की प्रोडक्शन होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन के टाइम। तो potassium ions along with sodium ions are responsible for the transmission of the nerve signals। The functional feature of the nerve cells depend upon the sodium potassium ion gradient that is established in the cell। तो जो पोटाशियम आयन है और आपके जो सोडियम आयन है वो नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में सबसे बड़ी हेल्प करते हैं ना। इन आयंस की हेल्प से ही कोई भी सिग्नल जो ब्रेन से किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन, किसी भी सेल तक जाता है, और वापस भी इसी की हेल्प से आता है। द फंक्शनल फीचर्स ऑफ द नर्व सेल्स डिपेंड अपॉन द सोडियम पोटाशियम ग्रेडियंट। तो ये इनके ग्रेडियंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो सेल के अंदर बनता है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास, ग्रुप नंबर सेकंड। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स अकरेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड में हमारे पास आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम आल्सो बिलोंग टू द एस ब्लॉक एंड आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले वाले हमारे पास क्या किनको हम क्या बोल रहे थे, एल्कली मेटल्स, और ये कैसे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन कौन सा आ रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम आल्सो बिलोंग टू द एस ब्लॉक एंड आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ये भी एस ब्लॉक में आएंगे, लेकिन इनका क्या है, ग्रुप सेकंड है। वो ग्रुप फर्स्ट के थे, ये ग्रुप सेकंड के। दीज आर लेस मेटालिक हैज़ कम्पेयर टू द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये लेस मेटालिक होते हैं। अकरेंस ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ क्वाइट कॉमन ऑन अर्थ सरफेस। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो अकरेंस है बहुत कॉमन है अर्थ सरफेस के ऊपर। दीज एलिमेंट अकर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड। याद रखने वाली बात है किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, ये सल्फेट की फॉर्म में, सिलिकेट्स की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो मेनली क्या था हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी इस ग्रुप के अंदर। Due to the presence alkaline hydroxide in the earth crust, the metal are called alkaline earth metals। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से ये जो alkaline hydroxide है कहाँ मिल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, alkaline earth metals। The general electronic configuration of these element is inert gas। ये inert की तरह, वो नोबल गैस की तरह था, और इनका कैसा था, inert गैस की तरह। वो नोबल गैस की तरह शो कर रहे थे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या है, NS2, तो लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन वो s ऑर्बिटल में जा रहे हैं ना, और s में 2 ही जा सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो n बराबर 2 से लेके 7 तक है यहाँ पे भी। तो आगे देखते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव आल्सो हैव लो
आयोनाइजेशन एंथैल्पी बट दीज आर हायर देन दैट ऑफ द एल्कली। इनकी भी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है लेकिन एल्कली मेटल से ज़्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स। ये भी सिंपल सी बात है। लाइक एल्कली मेटल आइंस द हाइड्राइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज ऑन द मूविंग डाउन टू द ग्रुप। तो बेरियम आइंस की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की ये बढ़ती जा रही है ना, डिक्रीज होती जा रही है along the group, down the group. The melting and boiling point of these metals, the melting and boiling point of these metals are higher than the corresponding alkali metal due to the smaller size. तो इनकी ज़्यादा हुई और छोटे साइज़ के हैं। Except beryllium and magnesium due to their small size and high हमारे पास क्या आ गया इसके पास, जो इनकी हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिकटिविटी है, तो वो कहता है जो सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर इनका साइज छोटा होने की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकटिविटी होने की वजह से ऑल अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव फ्लेम टेस्ट लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर रिस्पेक्टिव टू द फ्लेम। तो सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के छोटा साइज होने के साथ साथ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकटिविटी होने की वजह से ऑल अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फ्लेम टेस्ट, ये सारे देते, सिर्फ ये दो नहीं देते क्योंकि इनका छोटा साइज़ होता है और हाई इलेक्ट्रॉनिकटिविटी होती है। फ्लेम टेस्ट देते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्रिक होती है ईंट, ईंट की तरह लाल रंग, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर देते हैं फ्लेम के लिए। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जनरल। दीज आर स्लोली ऑक्सीडाइज ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर्मिंग ऑक्सीडाइज विच आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो कहता है कि ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं जब आप इन्हें एयर में डाल दें, एक्सपोजर टू एयर, और क्या बनाते हैं ऑक्साइड, तो विच आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। एक तो ये बेसिक नेचर के होंगे और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनकी जो बेसिसिटी है, बेसिक नेचर है, वो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी। सिर्फ बेरिलियम ऑल द मेटल रिएक्ट विद द वाटर, सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं आपके बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे वो बेसिक हाइड्रोक्साइड। राइट। तो जैसे हमारे पास ये कोई भी एल्कली अर्थ मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन वॉलेटाइल है तो रिमूव हो जाएगी, और एम में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम डाल सकते हो आप। बी डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सॉरी बेरिलियम ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, बाकी सारी करेंगी, सभी करते हैं हाइड्रोजन, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ MH2 टाइप। द हाइड्राइड ऑफ द बेरिलियम इज प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग इट्स क्लोराइड। अगर आप BCl2 को LiAlH4 के साथ करें तब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकती है। BH2 and MgH2 are covalent in nature while the other hydrides are ionic in nature. All alkaline earth metals react with halogens at evaluated temperature to form halides of MX2 type. Among the halides, BX2 and MgX2 have covalent character while the other halides are ionic in nature. अब बात करते हैं anomalous behavior of the beryllium. Beryllium, due to its exceptionally small size like aluminum and high polarizing power like aluminum, has a result beryllium shows similarity with aluminum in its property. तो ये भी उनके साथ होता है, एल्यूमिनियम के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उसका डायगोनल है। These properties are as follows: BeO like Al2O3 is atmospheric and covalent while oxides of other alkaline earth elements are ionic and basic in nature. Both beryllium chloride and aluminum chloride are soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर एंड बोथ हैव ए ब्रिज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि किस वजह से हो रहा है ये, तो वो क्यों सॉल्युबल है, उसमें ब्रिज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव ए बेरिलाइट आइंस BeOH का होल 4 -2 जस्ट हैज़ ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट आइन AlOH का होल 4 नेगेटिव। Beryllium and aluminum ions have strong tendency to form complex BeFe4 -2 or AlF6 -3. Carbide of the beryllium are covalent and react with water to produce methane gas where
कार्बाइड्स ऑफ अदर मेंबर्स आर आयनिक एंड प्रोड्यूस एसिटिलीन विद वाटर, राइट। ये देखने वाली बातें थोड़ी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ द लाइम एंड लाइम स्टोन्स। लाइम यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड हैज़, कैसे बनता है ये लाइम ऑक्साइड, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या क्या यूज है इसके, इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ COCl2, CaOH का होल्टोइज और CaCe2, ग्लास एंड सीमेंट एक्सेट्रा। इट इज़ यूज एज ए बेसिक लाइनिंग इन द फर्नेंसिस। इट इज़ यूज इन द प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लाइम है उसका यूज़ आप शुगर को प्योरीफिकेशन में और वाटर की सॉफ्टनिंग में हेल्प करते हो, लेते हो। लाइम स्टोन यानी CaCO3 इज़ प्रिपेयर्ड हैज़, ये लाइम स्टोन है। और वो CaO जो है वो लाइम है, क्विक लाइम, और लाइम स्टोन क्या है, CaCO3। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 के साथ करवाएंगे तो मिल्की हमारे पास सॉल्वेंट बनता है, उसे कहते हैं CaCO3। इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, सीमेंट, ग्लास एंड वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। इट इज़ यूज एज ए फ्लक्स इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड लीड ओर्स के अंदर भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का। जो मैग्नीशियम आयन है आर प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल वाइल द कैल्शियम आयन आर इन दी बॉडी फ्लूइड्स दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। तो जो Mg+2 है वो तो इनसाइड द सेल है, और जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन्स में होते हैं। इन सच सम वे कैल्शियम potassium are inside the cell and sodium ions outside the cell. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require Mg+2 as a cofactor. तो यहाँ पर Mg+2 कैसे कोफैक्टर की तरह काम करता है। इन ग्रीन प्लांट्स मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर आल्सो एसेंशियल फॉर द transmission of impulse as along nerve fibers. In bone and teeth, calcium is present as a appetite, Ca3PO4 का whole twice, and in enamel on the teeth is fluoroappetite, Ca5PO4 का whole thrice. तो ये याद रखने की बात है कि बोन और टीथ के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर वो प्रेजेंट होता है एपिटाइट की फॉर्म में, और इनेमल यानी टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। इनेमल हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी के अंदर। तो ये फ्लोरो एपिटाइट, यहाँ पर एपिटाइट, यहाँ पर फ्लोरो एपिटाइट, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, Ca3PO4 का होल टाइज, यहाँ Ca5PO4 का होल थ्राइस। तो कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कंट्रक्शन ऑफ द मसल। तो ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ मसल कंट्रक्शन में भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट हेल्प करते हैं, और कैल्शियम आयन आल्सो रेगुलेट दी हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट में भी हेल्प करते हैं। तो आज हमने अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए, और इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हमने सभी आने वाले जो इतने भी एलिमेंट उनको डिस्कस किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, उनके यूजेस देखे, है ना, और डायगोनल रिलेशनशिप भी देखा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखी। तो ध्यान से इसको कीजिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।